वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले वाले क्लास में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? दो मेथड पढ़ा था, एक परसेंटेज मेथड और एक प्रोपोर्शनेट मेथड हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का। आज के इस क्लास में मैं आपको दो और नया मेथड्स बताऊंगा। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम है टोटल आउटले मेथड, और एक बताऊंगा ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपने नोटबुक और पेन के साथ और हमारे साथ पढ़िए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी वेरी सिंपल वन, बहुत आसान है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इनका दूसरा क्या नाम है? टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इसको बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। ठीक है, अभी आपने देखा था कि प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड में जब हम लोग इलास्टिसिटी मेजर कर रहे थे तो हम दो चीज को रिलेट कर रहे थे, एक प्राइस को और दूसरा डिमांड। यहां पे जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो यहां पे हम प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर को रिलेट करेंगे। सर, क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर? आओ सिखा दूं आपको टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे डिनोट करूंगा टीई से, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू पी। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, P स्टैंड्स फॉर प्राइस। तो जब आप क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Let us say you are buying 10 units. This is quantity at a price of rupees 2 per unit. आप 10 units purchase कर रहे हो और at a price of 2 per unit. So how much money you are spending? You are spending rupees 20 and this would be your total expenditure. होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ, देखता हूं कैसे मेजरमेंट होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हम लोग मेजर करते हैं इलास्टिक डिमांड को, विच इज ईपी और ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? सो कब ये फुलफिल होता है? इलास्टिक डिमांड कब फुलफिल होगा? सो जब when price increases and total expenditure falls, and when price decreases and total expenditure rises. वेरी वेरी सिंपल। मतलब ये कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तुरंत इसको पिक करेगा कि अच्छा सर समझ गया, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच सर इनवर्स रिलेशन अगर है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, then we call it as the situation of elastic demand, which is denoted by greater than 1. क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, इसके बाद नंबर 2 में आता है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड where you will denote ED is smaller than 1. How will you do this? Let us check. तो यहां पे आपने देखा था इलास्टिक में क्या था? इनवर्स रिलेशनशिप था। यहां पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कौन से केस में ऐसा होगा? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस and
टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। एंड when price decreases, total expenditure also decreases। देखो कितना आसान है, ये इनवर्स रिलेशनशिप था, ये कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पे तो उसको हम लोग इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और तीसरा इसमें जो डिग्री ऑफ मेजरमेंट है वो है यूनिटरी इलास्टिक। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो ऑलरेडी गेस कर चुके हैं कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच कैसा रिलेशनशिप होने वाला है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए, अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तब हम उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और उसको आप लोग डिनोट कैसे करते हो? ईडी इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो मैं यहां पे लिख दूं, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर remains same irrespective of change in price। यानी प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम रहे तो आप उसको कहोगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय ईडी इज इक्वल टू 1। होपफुली दिस इज क्लियर। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है आओ सीख लेते हैं। चलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अभी आप देखेंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं तो आपको याद होगा कि वाई कोऑर्डिनेट में हमेशा रखते थे प्राइस को और एक्स कोऑर्डिनेट में हमेशा रखते थे क्वांटिटी को। पर इस बार जो दो वेरिएबल्स है वो है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम प्राइस को रखेंगे वाई एक्सिस में और टोटल एक्सपेंडिचर को रखेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो ये मैं डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज माई वाई एक्सिस, this is my x-axis, this is the origin. So y-axis will represent the price denoted by P, and x-axis will represent the total expenditure that is denoted by TE। अब देखो बहुत सिंपल है ये डायग्राम, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है। आराम से हम ये तीनों सिचुएशन, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी डिमांड, इन तीनों सिचुएशंस को हम सेम डायग्राम में कैसे ड्रॉ करके बताएंगे, ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये हमारा, मैंने यहां से एक लाइन खींच दिया, लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये ईडी ग्रेटर देन 1 हो गया। और जब यूनिटरी इलास्टिक होगा तो ईडी इज इक्वल टू 1, वो एक वर्टिकल लाइन होगा, और ये इस तरह से जब इधर आ जाएगा तो ईडी इज लेस देन 1। ओके, तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। क्लियर? तो ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और अब हम लोग सीखेंगे इसका जो नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है इलास्टिसिटी का, और वो कौन सा है? ज्योमेट्रिक मेथड। तो आओ तैयार हो जाओ हमारे साथ ज्योमेट्रिक मेथड में। बच्चों अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज आप हमारे क्लासेस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। अब बच्चों आ जाओ ज्योमेट्रिक मेथड सीखते हैं। ये एक और मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का। ठीक है, तो हमारा अगला मेथड हो जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड। कुछ इंपॉर्टेंट बात ज्योमेट्रिक मेथड का मैं आपको सिखा दूं। तो ज्योमेट्रिक मेथड से क्या होता है
कि हम एक लीनियर डिमांड कर्व के मदद से, यानी एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मेथड डिटरमाइंस प्राइस elasticity with the help of a linear डिमांड कर्व। क्लियर? एक लीनियर डिमांड कर्व की मदद से वी आर गोइंग टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी। अब उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? सो ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ the demand curve divided by upper segment of the demand curve। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, देन आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखता हूं, ये हमारा डायग्राम है। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस will represent the price denoted by P, x axis will represent the quantity denoted by Q। ठीक है बाबू? अब यहां से जब आप एग्जाम में बनाओगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स में हम आराम से इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब देखो कैसे। ये जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इट टचेस द वाई एक्सिस, तो उसका नाम मैंने रख दिया ए। बिल्कुल इसके जो मिडिल में है पॉइंट, उसका नाम रख दिया बी। और जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका नाम रख दिया सी। ए और बीच में जो पॉइंट है उसका नाम रख दिया डी, और बी और सी के बीच में जो पॉइंट है उसका नाम रख दिया ई। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, उसमें 1 2 3 4 5 5 अलग अलग पॉइंट्स है, और इन पांचों पॉइंट्स में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? कैसे? तो कैसे मतलब इस फॉर्मूला के मदद से, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ओके, तो अब देखो, मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप इस मेजरमेंट को कर सकते हो। ये वेरी इजीएस्ट मेथड है। तो आप क्या करोगे, ऐसा अज्यूम करोगे कि ए से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, डी से बी तक 1 सेंटीमीटर है, बी से ई तक 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर पॉइंट ए में ये निकालना चाहूं कि एट पॉइंट ए ईपी का क्या मेजरमेंट है, तो बाबू लोग ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये जो पॉइंट ए है, इसके लोअर सेगमेंट का मेजरमेंट देखो, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो इसके अपर सेगमेंट में कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अगर आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू इंफिनिटी। यानी एट पॉइंट ए जब डिमांड कर्व आपके वाई एक्सिस को टच करता है, तब वहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आता है? इंफिनिटी। और आपने सीखा है जब इंफिनिटी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक।
वेरी इजीएस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, ये हमने कैलकुलेट किया एट पॉइंट ए, अब मैं कैलकुलेट करूंगा एट पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी में कैलकुलेट करोगे तो लोअर सेगमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3। इसको डिवाइड करूंगा अपर सेगमेंट से, तो डी के ऊपर देखो कितना है वैल्यू 1, सो इट्स 3/1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये कि इस जगह इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। होपफुली क्लियर है? अरे सर क्या बात है, बहुत इजीएस्ट मेथड है, वेरी गुड। अब आता हूं पॉइंट बी पे, तो ईपी एट पॉइंट बी, तो इसी फॉर्मूला से निकालूंगा लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो पॉइंट बी में देखो लोअर सेगमेंट कितना है, 1 + 1 इट्स 2, और अपर सेगमेंट भी है 2 विच इज 1। और जब इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो यू नो वेरी वेल, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। होपफुली दिस इज क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैं आता हूं पॉइंट ई पे, ईपी एट पॉइंट ई। तो अभी आप देखो एट पॉइंट ई क्या होगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का वैल्यू है 1, अपर सेगमेंट का वैल्यू है 3 विच इज 0.33। 0.33 का मतलब ये हो गया लेस देन 1, और जब लेस देन 1 होगा तो हम इसको कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। एंड फाइनली आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है एट पॉइंट सी, और एट पॉइंट सी आप बाबू देखो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो। इट्स लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट इसका है 0, अपर सेगमेंट है 4, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है 0, और जब 0 होगा तो हम इसे कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो होपफुली दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर। ये था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है इस चैप्टर का, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी पहले इसके कंसेप्ट को समझो कि इस टॉपिक में हमें यह बताया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को या तो इलास्टिक बना दे या फिर इन इलास्टिक बना दे। ठीक है, इसको और समझते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में अगर चेंज आ रहा हो तो डिमांड में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा हो तो डिमांड में या तो चेंज नहीं के बराबर आएगा या फिर नेग्लिजिबल चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो किसी भी कमोडिटी को या तो इलास्टिक इन नेचर बनाता है या फिर इन इलास्टिक इन नेचर बनाता है। दो ही चीज याद रखना है, इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक यानी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आना, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में बहुत कम चेंजेस आना। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सपोज करो कोई भी एक कमोडिटी है, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है। तो लेटस से ब्रांड ऑफ बिस्किट। तो अब बिस्किट के बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है उसके। ठीक है, तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करते हो और उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाए तो यू कैन शिफ्ट टू अनदर काइंड ऑफ बिस्कुट और अनदर काइंड ऑफ ब्रांड। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो खुद का जो आप जिस बिस्किट को कंज्यूम कर रहे थे उसका डिमांड अचानक से अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक इन नेचर। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ एनी कमोडिटी हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स
उसका नेचर क्या हो जाएगा? इलास्टिक। अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो भैया उसके डिमांड में भी चेंजेस आना स्वाभाविक है, बिकॉज लोग अब शिफ्ट हो जाएंगे उसके सब्सटीट्यूट्स में। दूसरा है, अगर लेस नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स है तो ये क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। होपफुली दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी में मैं कमोडिटी का दो नेचर यहां पे लिखता हूं, एक है लग्जरियस गुड्स और दूसरा है बेसिक नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, अगर मैं लग्जरियस गुड्स की बात करूं, एयर कंडीशनर, लेट अस से कॉस्टली शूज, कॉस्टली वॉचेस, ठीक है, लग्जरियस कार्स, इन सब की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है ना कि इनका प्राइस अगर बढ़ जाए तो मैं इसके परचेस को पोस्टपोन कर सकता हूं कि चलो ठीक है मैं इसको बाद में खरीदूंगा। ओके, तो आपने देखा कि जैसे इसका प्राइस बढ़ा तो इसके डिमांड में इफेक्ट आना क्वाइट नेचुरल है। तो जब डिमांड में इफेक्ट आता है तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक इन नेचर। लेकिन अगर मैं बेसिक नेसेसिटी गुड्स की बात करूं, लाइक राइस, व्हीट, ये जो हम रोज का चीज खाते हैं, इनके प्राइसेस में अगर चेंज आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि हम थोड़ा कम खाएंगे, हम उतना ही खाएंगे, यानी उसके डिमांड में चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आने की संभावना है। तो इसलिए जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स है वो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक इन नेचर। क्लियर? अब मैं आता हूं प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड। ठीक है, अब कुछ कमोडिटीज होता है जो कि आपके टोटल इनकम का हाई प्रपोर्शन आप उसमें खर्च करते हो। कुछ कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, मैच बॉक्स, ये कुछ कमोडिटीज है जिसपे आप अपने इनकम का बहुत नेग्लिजिबल लो प्रपोर्शन आप उसमें स्पेंड करते हो। तो जिस कमोडिटीज पे आप बहुत ज्यादा इनकम अपना स्पेंड करते हो, अगर उसमें उसके प्राइसेस में कोई चेंज आता है तो फिर आप उस कमोडिटी को खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, है ना। लेकिन जो जिसपे आप बहुत नेग्लिजिबल खर्च करते हो, लाइक मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, इनके प्राइसेस में अगर थोड़ा भी मान लो इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा सा प्राइस इसका बढ़ा, तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसके डिमांड को बहुत ज्यादा अमाउंट से चेंज नहीं करेंगे। तो जिस पर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हो उसका नेचर क्या हो जाएगा? इलास्टिक। और जिस पर आप बहुत कम खर्च करते हो उसका नेचर हो जाएगा इनइलास्टिक। गॉट इट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आता हूं नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे है वुड। वुड से हम बेंचेस बनाते हैं, बेड बनाते हैं, कबर्ड्स बनाते हैं और भी कई सारे फर्नीचर्स बनते हैं वुड से। तो वुड का बहुत सारा यूजेस है। अगर मान लो वुड के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया, वुड का प्राइसेस अचानक से बढ़ गया, तो उसके नंबर ऑफ यूजेस लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो उसके डिमांड में इफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी कमोडिटी जिसका बहुत ज्यादा यूजेस है, लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है, तो उनका नेचर क्या हो जाता है? उनका नेचर हो जाएगा इलास्टिक। और ऐसा कोई भी कमोडिटी जिसका लेस नंबर ऑफ यूजेस है, बहुत कम यूजेस है, उसका नेचर क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद आता हूं हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। बहुत सिंपल है, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। सपोज करो कोई कंज्यूमर है, उसको सिगरेट्स पीने की आदत है, उसको लीकर लेने की आदत है, तो सिगरेट्स एंड लीकर का प्राइस कितना भी चेंजेस हो जाए, उसमें कोई भी चेंज आ जाए, कितना भी बढ़ जाए, वो अपने आदत से मजबूर है और वो सिगरेट्स एंड शराब जरूर पिएगा। यानी सिगरेट्स एंड लीकर के डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। तो हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं उसका नेचर क्या हो जाता है? इन इलास्टिक हो जाता है। होपफुली बच्चों क्लियर है। और सबसे अंत में आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर को दो हिस्से में बांटते हैं, एक है रिच और दूसरा है पुअर। रिच होते हैं हाई इनकम ग्रुप वाले, पुअर होते हैं लो इनकम ग्रुप वाले। तो अगर मैं रिच की बात करूं, अगर उनका उनसे कंसर्न रखने वाले जो कमोडिटीज है उनका प्राइस अगर मान लो बढ़ भी जाता है तो रिच को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी उसको खरीदते हैं। तो ऐसे गुड्स जो रिच पीपल बाई करते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप वाले बाई करते हैं, उनका जो नेचर होता है वो इन इलास्टिक होता है। लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है भैया। अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो वो तो अपनी डिमांड में कमी लाते हैं, यानी डिमांड को कम कर देते हैं। और डिमांड को कम कर देते हैं इसलिए पुअर से रिलेटेड जो भी गुड्स है उनका नेचर क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में उतर गया है अच्छे से, आपने इसको सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। अगर बच्चों आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपनी डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।